हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीरियोडिक पाठशाला। तो जैसे कि हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लास में ग्रुप नंबर 16, 17, 18 इसके MSTCD के PYQ सॉल्व किए। आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और मैंने एक चीज़ बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि आपको अभी स्टेट बोर्ड का डेटा अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लेसन है, क्योंकि अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो बात कर रहे हैं कल से, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में करते हैं। उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आने वाला है एप्लीकेशन। तो मैंने बोला था अभी आगे के जितने भी लेसन ये थ्योरेटिकल बेसिस है, आपको डेटा, थ्योरेटिकल पार्ट, रिएक्शन, ये सभी चीज़ें पता होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने इनऑर्गेनिक का पार्ट स्टार्ट किया, तो कल प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप 16, 17 एंड 18 हम लोगों ने बात की है। तो आप सभी को पता होगा, सभी ने वो वीडियो देखा भी होगा, आपको पता है। और मैंने एक चीज़ बोला है, CET का एग्ज़ाम है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, CET का एग्ज़ाम है तो कि क्वेश्चन जो आएंगे वो टेक्स्ट बुक को बिल्कुल पकड़ के आएंगे, एज इट इज़। कभी कॉपी भी होते हैं, लिखने का तरीका भी सेम रहता है, तो आप उसके बारे में टेंशन मत लो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिनके पास डेटा, यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन। इसलिए मैंने बोला था आपको डेटा पढ़ के आना है, देन ये वीडियो। और मैंने बोला था सीक्वेंस में जा रहा हूँ, कोई भी मैं बीच में ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, सीक्वेंस बिल्कुल। 7 लेसन हो गए, या 8वें नंबर का लेसन है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन। तो सभी ने कल का लेक्चर देखा होगा। आज नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप मेरे पीछे दिख भी रहा होगा, कौन से लेसन के बारे में बात करना है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको आप लोग D एंड F ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बात करना, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आए थे क्या है। और ये सभी MSTCD के PYQ से। चलो तो बात करते हैं। बोला है पहला क्वेश्चन, विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू इनर ट्रांजिशन। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इनर ट्रांजिशन से बिलोंग करेगा, मतलब जो फॉलोइंग दिए ऑप्शन उसमें से कौन सा। तो सिंपल, इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब होता है D ब्लॉक एलिमेंट, और इनर ट्रांजिशन मतलब होता है F ब्लॉक एलिमेंट। याद रखना, पहले नाम लेसन का D और F था, अभी ग्रुप का नाम दिया ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। तो उससे कोई टेंशन, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, उसने बोला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, तो F ब्लॉक एलिमेंट। तो आप खुद देखोगे WMORUCM, बराबर। तो ये WMORU ये सभी कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आपको पता है, ट्रांजिशन में 3D सीरीज आता है, 4D सीरीज आता है, 5D आता है, 6D आता है। ये उस सीरीज के एलिमेंट है। तो WMORU ये सभी कौन से सीरीज के होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज D ब्लॉक एलिमेंट। अपने को कौन सा पूछा है, इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन मतलब कौन सा, F ब्लॉक। तो F ब्लॉक एलिमेंट CM। CM मतलब होता है क्यूरियम बोला जाता है। तो ध्यान रखना कि आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये जो होता है वो क्यूरियम होता है, रिमेंबर। उसको छोड़ के बाकी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यूरियम आपका कौन सा होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज F ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूं डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा पे क्वेश्चन और पूछ रही। तो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलते दूसरे क्वेश्चन। बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। पढ़े है फॉर्मूला सभी ने, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, √n × n+2। ये फॉर्मूला होता है। अरे बोला पढ़ते पढ़ते लगाना सर, n मतलब क्या होता है, n मतलब सभी ने पढ़ा, n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है Cu 2 पॉजिटिव का बता रहा है, तो कैसे निकाला देखो Cu। अब एलिमेंट की सीरीज सभी को पता है, स्कैंडियम, स्कर्टिव, क्रमन, फे, को, नी, कु, जन, मतलब 3D सीरीज है। 21 से स्टार्ट होता है 30 तक। ये Cu है मतलब 29 शॉर्टकट आपको पता है, 3D9 4s2। पता ये Cu का है, अपने को Cu 2 पॉजिटिव का चाहिए, तो 2 से 2 माइनस कर देना। आपको पता है बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला आता है कि पहले ये जो माइनस करना है वो उस एलिमेंट से करना जिसके पास सबसे कम है। तो यहाँ 2 थे, अपने को माइनस भी कितने करना है, तो यहाँ से 2 चले गए तो कितना बचा, 0। मतलब 3D कितने आ गए, 9। अब n मतलब क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 9 बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अपने को क्या चाहिए, पेयर। ये तो पेयर्ड हो गए चारों।
अपने कौन सा अनपेड कितने एक, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो n इज अंडर रूट 1 इंटू 1 प्लस 2, तो अंडर रूट 1 इंटू 3, अंडर रूट 3 का वैल्यू सभी को होता है 1.732। आयोनिक इक्विलिब्रियम कितने बार तो बेटा हो गए बी एम है क्या ऑप्शन, यस। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का ये फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n इन ब्रैकेट n प्लस 2, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये सीरीज आपको पता होना चाहिए, 3D सीरीज पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आप टेंशन लो। आई होप सेकंड क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर कॉपर आयन दैट इज क्यूप्रस आयन, उसके बारे में आपको पता और रटना नहीं है, फार्मूला अगर पता तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो आई होप पहले दो क्वेश्चन क्लियर है सर, देखो कॉन्सेप्ट का पार्ट बोल रहा हूँ, सभी चीज बराबर समझ। चलो थर्ड के बारे में चलते हैं। बोला व्हिच एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट आयोनिक साइज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिमेंबर दिस थिंग, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ल्यूटेटियम का होता है, और किसका होता है ल्यूटेट। स्मॉलेस्ट आयोनिक साइज, सबसे छोटा साइज जो होता है वो किसका होता है ल्यूटेटियम का होता है। डेटा आप लोग पढ़ के आए हो, पढ़ के आना है, ध्यान से पढ़ना, पूरा लिखा है वहां पे, आप टेक्स्ट बुक में जाओगे स्मॉलेस्ट साइज आयोनिक साइज किसका होता है, तो क्लियरली लिखा है प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स में देखना कि किसका सबसे कम साइज होता है, तो जिसका नाम होता है ल्यूटेटियम, इसलिए स्मॉलेस्ट आयोनिक साइज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है ल्यूटेटियम। आई होप थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर है सर। चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बोला है आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट रहेगा, तो ध्यान रखना एट्रिबियम, एट्रिबियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है रिगार्डिंग सीरियम, लैंथेनम, गैडोलियम, इसको छोड़ के जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनिक, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका जो एंथैल्पी होता है वो बढ़ते जाता है, और याद रखना कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट रहेगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा रहेगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना बराबर कि ये जो सीरीज है इसमें इट्रिबियम देखोगे, जो जितना लास्ट आएगा एलिमेंट उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी उस हमेशा ज्यादा रहेगा। तो उसने बोला है क्वेश्चन में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कि कौन सा किसका रहता है, तो इट्रिबियम का रहता है। याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसे बोला जाएगा जिसमें, याद रखना, जितना एलिमेंट ज्यादा ट्रैवल करेगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगा, इसलिए हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर पूछा जाए तो एलिमेंट जितना ज्यादा है, ज्यादा दूर है, जो सबसे लास्ट आएगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आई होप सभी को क्लियर है, बराबर ध्यान रखना। तो सीरीज आपको पीरियोडिक टेबल बराबर पता होना चाहिए, तो जब भी पूछा जाए हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है, उसका नाम होता है इट्रिबियम, दैट इज व्हाई। आई होप पहले 4 क्वेश्चन क्लियर है। चलो पांचवें क्वेश्चन मैंने बोला थ्योरेटिकल बेसिस, बोला व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज्ड कैटलिस्ट। फिशर ट्रोपैच आप देखोगे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टेशन कंपाउंड के बाद लिखा है, ध्यान रखना। आप जाओगे, मुझे जितना याद है मैंने बुक पढ़ा है, सेकंड या थर्ड लाइन होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन होगी जिसमें लिखा है फिशर ट्रोपैच प्रोसेस के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो COTH होता है, दैट इज कोबाल्ट और थोरियम। रिमेंबर दिस थिंग, अलग अलग प्रोसेस है, फिशर ट्रोपैच प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना कि फिशर ट्रोपैच प्रोसेस के लिए अगर किसी ने पूछा कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है तो होता है कोबाल्ट और थोरियम। रिमेंबर दिस थिंग, आप देख लेना टेक्स्ट बुक में, बोल रहा हूं पूरा डेटा टेक्स्ट बुक से, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, अच्छे से लेसन के जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको अंडरलाइन करना है, अच्छी तरीके से पढ़ गया ना, कोई भी क्वेश्चन आए तो टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं जाएंगे। तो ये उसमें से आप क्वेश्चन है, तो फिशर ट्रोपैच प्रोसेस के लिए कौन सा सिंथेसिस करना गैसोलीन का, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो रिमेंबर दिस थिंग COTH ये कैटलिस्ट यूज होता है किसके लिए, गैसोलीन के लिए। कौन से प्रोसेस, फिशर ट्रोपैच प्रोसेस के। तो याद रखना, काफी बार स्टेट बोर्ड में भी काफी बार क्वेश्चन आया कि फिशर ट्रोपैच प्रोसेस सिंथेसिस फॉर गैसोलीन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, काफी बार यहाँ आपको स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन आया, CET में भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो COTH होता है, कोबाल्ट और थोरियम इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द गैसोलीन। तो आई होप फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर, डेटा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ के आना। तो आई होप पहले 5 क्वेश्चन सभी को क्लियर है, ठीक है।
चलते छठे क्वेश्चन की तरफ। देखो बोला है व्हिच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट्स हैविंग कलर्ड। कलर्ड का कॉन्सेप्ट सुन लो, कलर्ड और कलरलेस, इसका कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना। कलर्ड उसे बोला जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर बचे रहते हैं वो कलर्ड आयंस होते हैं। कलरलेस उसे बोला जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है, मतलब कितना रहता है, जीरो रहता है। वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कलरलेस होते हैं, याद रखना, रिमेंबर दिस। या कलर्ड बोला है लेकिन मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ध्यान रखना। कलर्ड बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बचते हैं तो उसे कलर्ड आयन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर बचते नहीं है मतलब जीरो रहेगा तो उसे कौन सा बोलते हैं, तो उसे बोला था कलरलेस आयन। चेक करते हैं स्कैंडियम। अब स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 21। कैसे लेगा तो शॉर्टकट 3d1 4s2। अपने को Fe3+ का निकालना, बराबर। तो ये जो नंबर रहता है ये दोनों नंबर में से माइनस करना, तो यहाँ से 2 गए, यहाँ से 1 गए, 3 गए, मतलब कितना बचेगा 3d0 4h0, दोनों 0 है, मतलब आंसर कितना 0। मतलब पहला कौन सा रहेगा, कलरलेस रहेगा। अपने को कलरलेस से कलर्ड वाला चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे की तरफ चलते, Ti फोरस का T मतलब 22 3d2 4s2, पीछे वाला नंबर D का, सामने वाला नंबर S का। अपने को 4 माइनस 2 और 2 4, मतलब 3d0 4s0, मतलब 0 हो जाएगा, खत्म। ये भी नहीं। थर्ड देखते हैं Zn 2 + 30, मतलब ये होता है 3d10 4s2। देख 2 तो यहाँ से 2 गए, तो यहाँ कितना बचा 3d10 4s0। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो बचा दिस इज कलर्ड है। नहीं, ये जो होते हैं कलरलेस उसे बोला जाता है जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, और कलर्ड उसे बोला जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। आप खुद देखो D का पावर कितना है 10, यहाँ पे पढ़ाया था। देखो D में कितने ऑर्बिटल है, 5, 1 2 3 4 5। तो ये देख लो, यहाँ करके बता, ये 5 1 2 3 4 5, अपने को 10 बना, 6 7 8 9 10 हो गया। कोई भी अनपेयर्ड है क्या, नहीं, अपने को अनपेयर्ड चाहिए, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। ध्यान रखना पहले 3 में, तो ध्यान रखना आखिरी ही एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जब 3 नहीं है तो चौथा तो होगा, दैट्स व्हाई वो कौन सा आयन होगा, तो Cr3 पॉजिटिव है, दिस इज अ कलर्ड टर्म। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, 0 अगर आता है किसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो कलरलेस कहलाएगा, और 0 नहीं आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो कलर्ड आयन है। तो आई होप क्लियर है। कलरलेस कंपाउंड उसे बोलाएगा जिसके जो आयंस है, जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 0 आते हैं वो कलरलेस रहेंगे, और याद रखना जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो कलर्ड आयंस रहेंगे। तो आई होप सभी को छठवां क्वेश्चन क्लियर है। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, बराबर याद है। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। बोला है व्हिच फ्रॉम फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मेटल। ऐसा, अब ये जितने भी देखोगे क्रोमियम, वैनेडियम, कोबाल्ट, आप सिंपल है, ये देखो स्कर्टीव, देखो व लिखा है, क्र लिखा है और CO, ये तीनों 3D के हैं, और ये CD जो है वो 4D का एलिमेंट है। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते, ये सभी एक ही सीरीज के हैं और ये अलग सीरीज का, इसलिए याद रखना आपका जो कैडमियम होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है। कौन सा मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल। तो क्या आप देखो पहले ऐसे भी याद रख सकता हूँ, ये जो पहले 3 एलिमेंट है ये एक ही सीरीज है, दैट इज 3D सीरीज। इट इज क्रोमियम, दिस इज वैनेडियम एंड दिस इज कोबाल्ट, ये तीनों एक ही सीरीज के एलिमेंट है। कैडमियम दूसरे सीरीज का है, दैट्स व्हाई कैडमियम इज कौन सा मेटल बोलाएगा, सॉफ्ट मेटल। तो आई होप 7वें नंबर डेटा आपको अच्छे तरीके से आपको पता रहना चाहिए। तो ये मेरी गारंटी है, आपका हर एक क्वेश्चन लगेगा, स्टेट बोर्ड के बाहर कुछ भी नहीं आता, आप उसके बारे में टेंशन लो मत, हर एक डेटा अच्छे से पढ़ के जाओ, क्वेश्चन बनेगा, ये 100% गारंटी। चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ti+3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन वही Ti बोला, स्कर्ट T मतलब 22 रे, ऐसे लिखेंगे 3d4s, पहला नंबर s का पावर, बाद वाला नंबर d का पावर। Ti कितना +3 का चाहिए, ये 3 माइनस करना है तो पहले s से करना पड़ता है, तो ये 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ से अपने को 3 माइनस
माइनस करना है, 2 तो कर लिया, अभी 2 - 1 कितना होगा, तो 3d1, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 1। ओके, पूछा ही है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप डी देखो कि बना के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर सी होगा। कितना आसान है, मतलब अगर देखा जाए ग्रुप 16, 17, 18 के रिगार्डिंग, तो ये लेसन थोड़ा सा उससे आसान। ग्रुप 16, 17 डेटा काफ़ी है, तो आपको अच्छी तरीके से उसको पी ब्लॉक एलिमेंट है अच्छी तरीके से थोड़ा सा लेवल पे है, तो आपको उसका डेटा थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम लिखना, क्वेश्चन आते हैं, वेटेज है उस पर 8 मार्क्स, यही लेसन क्योंकि 8 मार्क्स का वेटेज है स्टेट बोर्ड में, आपको पता है, इसलिए बराबर ध्यान से समझना, डेटा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप 8वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप पहले 8 क्वेश्चन में किसी इसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा के भी पी करना है। एमएसटी सीटी के कौन से साइट पे मिलेंगे तो मैं बता चुका हूँ, हर लेक्चर में बताते रहता हूँ कौन सा एग्जाम साइट करके वहाँ पे मिलेंगे, कहीं इधर उधर जाने की बुक खरीदने की जरूरत नहीं। चलते 9 की तरफ। बोला बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसे बोला जाता है, आप लोग पढ़े हो फिजिक्स में, जिसमें जो एलिमेंट्स मेटल्स रहेगा वो परमानेंटली मैग्नेटाइज होगा, परमानेंटली, कोई वीकली नहीं कोई स्ट्रांगली, परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है, उसके बाद वापस नहीं कन्वर्ट होता। तो ध्यान रखना ऐसा है कि ये बाकी ये दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सोडियम, H2 तो पोलर सॉल्वेंट है, O2 गैस है, तो ये क्रोमियम। तो ध्यान रखना फेरोमैग्नेटिक से परमानेंटली मैग्नेटिक, क्रोमियम है 3d सीरीज का एलिमेंट, इसलिए डी ध्यान। बाकी दिस इज सॉल्ट, पानी और गैस, और एक ही है वहाँ पे मेटल के बारे में बात कीजिए Cr2, ये तो अल्कालाइन और दिस एच ब्लॉक है। और दूसरा भी तरीका बता दो, अगर वैसे नहीं सुन समझोगे तो ये डी एंड एफ ब्लॉक है, तो ध्यान रखना क्रोमियम आपका कौन से ग्रुप, डी सीरीज का, तो आप लेसन भी डी सीरीज का पढ़ रहे हो, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो वैसे भी आंसर आपको है क्रोमियम इज अ 3d सीरीज एलिमेंट, आप देख सकते हो, ध्यान रखना। आई होप क्लियर, ये तरीका है आपको पढ़ने का डेटा। आई होप पहले 9 क्वेश्चन सभी को क्लियर। चलते आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बीच फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज यूज हैबर प्रोसेस, यहाँ पे क्या लिखा रहता है, फिशर ट्रोपैच क्या था, COTH, वही उसी में देखना, वही उसी के नीचे ऊपर पॉइंट में लिखा है हैबर प्रोसेस भी, तो ध्यान रखना फॉर मैन्युफैक्चर। हैबर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, तो ध्यान रखना मॉलिब्डेनम या आयरन, दोनों में से दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट आप लोग यूज कर सकते हैं अमोनिया का सिंथेसिस करने के लिए। तो रिमेंबर दिस थिंग, जब भी पूछा जाए कि अमोनिया का सिंथेसिस करने के लिए कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, कौन से कैटलिस्ट के होते हैं हैबर प्रोसेस में, मॉलिब्डेनम या आपका कौन सा रहेगा, आयरन रहेगा, जो सिंथेसिस करता है, मैन्युफैक्चर करता है अमोनिया को बनाने के लिए। तो आई होप इस तरीके से क्वेश्चन आपके एमएसटी सीईटी में आए हैं फॉर ट्रांजिशन एंड इनर्टर, और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लिखा है आपका एग्जाम में, तो आपको डेटा अच्छी तरीके से पढ़ के आना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है कैसा भी, तो कोई टेंशन लेना नहीं। पीरियोडिक पाठशाला हर एक लेक्चर आपको करा के देने वाली है, तो पहले लेक्चर में मैंने एक चीज़ क्लियर किया है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बराबर प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आ रहे हैं, सभी को अच्छी तरीके से आपको फॉलो करना है, अच्छी तरीके से डेटा पढ़ गया। और यहाँ से जितने भी लेसन है, तो थ्योरेटिकल है, रिएक्शन है, ये सभी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं, सभी के PYQ में करा के देने वाला हूँ। तो आई होप आज का लेक्चर सभी को क्लियर। अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ आता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, आप डाउट बेस हो या कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। तो अगर मेरे वीडियो सभी को पसंद आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, द पीरियोडिक पाठशाला, एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।